देखिए फॉरेन एक्सचेंज आज हम लोगों का टॉपिक है बेटा। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि एक्सचेंज मैकेनिज्म होता क्या। देखिए सर, कभी भी हम लोग अगर अपनी कंट्री से फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करते हैं या कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में ट्रेवल करता है तो ऑब्वियस है उसको कुछ ना कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि बेटा एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। बेटा फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। आप सभी बच्चों को मालूम है कि आज की डेट में हमारी इकॉनमी ओपन इकॉनमी है। हर एक कंट्री को दूसरी कंट्री के ऊपर कुछ ना कुछ परचेज करना होता है और कुछ ना कुछ क्या करना होता है, सेल करना होता है। हर कोई बंदा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉरेन करेंसी को जिस रेट पर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में चेंज करा जाता है, एक्सचेंज करा जाता है, उसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है जिस रेट या जिस प्राइस के ऊपर, रेट का मतलब यहाँ किस चीज से बेटा, प्राइस से, जिस प्राइस के ऊपर हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, दैट रेट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। सपोज दैट 60 रुपीज इज इक्वल टू $1। वैसे है नहीं बट मान लिया, अगर मैं 1 रुपीज की वैल्यू निकालूंगा तो 1/60 करना पड़ेगा, जो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये जो प्राइस या रेट निकल कर आया, इसको ही हम लोग किसके नाम से जानेंगे बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब जिसमें एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है ये बेसिकली 3 तरीके का होता है बच्चों। फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है बेटा आपका कौन सा रेट होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा होता है बेटा कौन सा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और तीसरा होता है बेटा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो मैं एक एक करके पहले तीनों के बारे में समझा देता हूं। बेटा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, सभी बच्चे ध्यान देना। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हम उसे बोलते हैं जिसमें रेट ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर बेटा रेट ऑफ एक्सचेंज हमारे देश की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बेटा एक ऐसा रेट जिसका डिसीजन गवर्नमेंट करती है, उस रेट ऑफ एक्सचेंज को हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जिस रेट का डिसीजन गवर्नमेंट नहीं करती, बल्कि बेटा डिमांड एंड सप्लाई, फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई जिस रेट का डिटर्मिनेशन कराती है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और तीसरा होता है बेटा मैनेज फ्लोटिंग। ये बेटा एक ऐसा रेट सिस्टम है जिसमें डिसीजन दोनों करती है, मतलब डिमांड और सप्लाई भी इन्वॉल्व होता है। और अगर ये डिसाइड नहीं कर पाते तो बीच में कौन आ जाता है बेटा, गवर्नमेंट। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझिए कि फॉरेन एक्सचेंज मैकेनिज्म को कराने के लिए या इस सिस्टम को प्रोसेस में लाने के लिए इस फॉरेन एक्सचेंज रेट के 3 सिस्टम है बेटा। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लेक्सिबल, और तीसरा कौन सा बेटा, मैनेज फ्लोटिंग। पहले हम लोग इसके बारे में कुछ समझते हैं, सीखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऊपर हेडिंग डालो, लिखो फॉरेन एक्सचेंज रेट। या पहले आप फॉरेन एक्सचेंज का मतलब लिखना चाहें, फॉरेन एक्सचेंज रेट कुछ भी लिख लो, लेकिन बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट लिख लो। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या है बच्चों, इट रेफर्स टू द रेट एट विच, it refers to the rate at which one currency is exchanged. It refers to the rate at which, it refers to the rate at which one currency is exchanged for the other. One currency is exchanged for the other, right? लिखना, it represent the price, represent it represent the price of one currency, it represent the price of one currency in terms of another currency. It represent the price of one currency in terms of क्या बेटा, अनदर करेंसी। मैंने बड़ा सिंपल सा कहा, जो एक करेंसी को दूसरे करेंसी में जिस रेट या प्राइस में बदला जा रहा है उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। और ये फॉरेन एक्सचेंज रेट बेटा 3 तरीके का होता है, अभी आप लोगों को मैंने बताया। एक आपका जो सिस्टम है वो कौन सा है बेटा, फिक्स्ड। एक कौन सा है बेटा, फ्लेक्सिबल। और तीसरा कौन सा बोला मैंने, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। पहले हम फिक्स के बारे में लिखते हैं, ऊपर हेडिंग डालो, लिखो टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। 3 तरीके के एक्सचेंज रेट होते हैं बेटा, टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। पैसे को बदलने के 3 तरीके हैं,
पहला है टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट में फर्स्ट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है बच्चों, लिखें, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम लिखें। इट रेफर्स टू अ सिस्टम, it refers to a system in which it refers to a system in which exchange rate for a currency, it refers to a system in which exchange rate for a currency, exchange rate for a currency is fixed by the government, exchange rate for a currency is fixed by the क्या बेटा, गवर्नमेंट लिखना। द बेसिक पर्पस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक्सचेंज रेट सिस्टम ऐसा क्यों है, द बेसिक पर्पस ऑफ दिस सिस्टम, द बेसिक पर्पस ऑफ दिस सिस्टम टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड, to ensure stability of foreign trade, to ensure stability in foreign trade and capital movement, to ensure stability in foreign trade and capital movement। अगर बेटा कोई कंट्री अपने देश के पैसे को दूसरे देश के पैसे में कन्वर्ट करने के लिए सिस्टम को ऑप्ट कर रही है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर रेट कांस्टेंट हो जाएगा तो फॉरेन ट्रेड हमारी कंट्री में बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी फॉरेनर किसी भी देश में अगर व्यापार कर रहा है तो वो हमेशा डरता रहता है किस चीज को लेकर, प्राइस का ऊपर या नीचे होने से। अगर उस कंट्री में रेट रिमेनिंग कांस्टेंट है तो उसको रिटर्न के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा, उसको डाउन होने का डर नहीं होगा। इस वजह से ये कंट्री इसलिए अडॉप्ट करती है ताकि यहाँ पर फॉरेन ट्रेड ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो, मतलब स्टेबिलिटी के साथ काम होता रहे। आइए सर सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, सेकंड लिखिएगा। सेकंड है बेटा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सेकंड बच्चों मैंने कौन सा कहा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम लिखे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम in which exchange rate is determined, in which exchange rate is determined, exchange rate is determined by forces of demand and supply, exchange rate is determined by forces of, कौन सी फोर्स बेटा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसी in the foreign exchange market, demand and supply of different currencies in the foreign exchange क्या बच्चों, मार्केट। उसके बाद एक लाइन और लिखना, there is no official, there is no official government intervention, there is no official government intervention in the foreign exchange market, गवर्नमेंट इंटरवेंशन या इन्वॉल्वमेंट कुछ भी लिखो, इन्वॉल्वमेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मैंने बेटा पहली जो मार्केट बोला या पहला जो सिस्टम बोला उसमें पूरा कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का था, बस सेकंड वाले में गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। इसमें जो सारा रेट है बेटा वो कौन डिसाइड करता है, डिमांड एंड क्या बच्चों, सप्लाई। और यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में आज एक्सप्लेन कराऊंगा। थर्ड लिखना बेटा, फ्लेक्स, सबका फ्लेक्सिबल ही होता है, फिक्स तो बहुत रिजिड कंट्रियों का होता है और आज की डेट में कोई नहीं रखता वो। लिखे बेटा, थर्ड है बेटा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज्ड, हाँ मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये एक तरीके से दोनों सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, मतलब पहले फ्रीडम दे दी जाती है कि डिमांड और सप्लाई रेट डिसाइड कर लो, अगर आप लोगों से नहीं हो रहा तो बीच में कौन इन्वॉल्व हो जाती है, गवर्नमेंट, ताकि हमारी ट्रांजैक्शन कभी हैम्पर ना हो, राइट। तो इसके बारे में छोटी सी स्टेटमेंट लिखिएगा, इट रेफर्स टू अ सिस्टम,
It refers to a system. It refers to a system in which foreign exchange rate is determined. In which foreign exchange rate is determined. In which foreign exchange rate is determined by market forces. Foreign exchange rate is determined by market forces and central bank influence. And central bank influence the exchange rate. And central bank influence the exchange rate. And central bank influence the exchange rate. Central bank influence the exchange rate through involvement in foreign exchange market. Through involvement in foreign exchange market. चलो भाई बच्चों ध्यान देना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में समझ आ चुका है, राइट। मैंने आपको 3 तरीके का सिस्टम बता दिया। एक छोटी सी स्टेटमेंट और लिख लो, इट इज, इसी मैनेज फ्लोटिंग में ही है, इट इज मिक्सचर ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। इट इज, इसी के अंदर है बेटा, एक स्टेटमेंट है छोटी सी, इट इज मिक्सचर ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इट इज a mixture of fixed exchange rate system and flexible exchange rate system। मतलब अगर अभी तक आप मेरी कहानी को समझें तो मैंने आपको केवल इतनी सी बात बताई है कि हमारी इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट के डिसीजन 3 तरीके पे लिए जाते हैं, या तो फिक्स होगा, या फ्लेक्सिबल होगा, या क्या होगा बेटा, मैनेज फ्लोटिंग। अब सवाल यहां पर यह आता है, सर इनमें से सबसे ज्यादा यूज में आने वाला फ्लेक्सिबल ही है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है? अब मैं उसके बारे में समझा रहा हूं बेटा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है, मैंने आपको बता दिया, उसका रेट जो डिसाइड करता है वो हमारी मार्केट फोर्सेस करती है। और मार्केट फोर्सेस 2 ही है, एक है बेटा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर क्या बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज, और दूसरा है बेटा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहली बात तो आपको बड़े क्लैरिटी से ये बात समझ आनी चाहिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वहां डिसाइड होगा जहां डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगा। तो सर विदेशी पैसे की हम डिमांड कब करेंगे, फॉरेन करेंसी की हम डिमांड कब करेंगे? बेटा जब हम लोग करेंगे, जब हम फॉरेन कंट्री के अंदर क्या परचेज करने के लिए जा रहे हैं बेटा, किसी भी तरीके की गुड्स को परचेज करेंगे, या वहां पर किसी भी फॉरेनर के हम लोग क्या लेते हैं बेटा, सर्विसेज लेंगे, तो हमें उसे बदले में क्या देनी पड़ेगी बेटा, पेमेंट। तो ऐसे हम ऐसी सिचुएशन में फॉरेन करेंसी की हम लोग डिमांड करते हैं। दूसरा, अगर फॉरेन में हम लोग टूर करने के लिए जा रहे हैं, या फॉरेन कंट्री के अंदर हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, या फिर बेटा फॉरेन कंट्री में हम किसी को यूनिलेटरल ट्रांसफर, किसी को गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं, या फिर बेटा हम स्पेकुलेशन, सट्टा बाजारी करना चाह रहे हैं, या फिर ऐसे काम करना चाह रहे हैं जो हमारी कंट्री में बैन है बट दूसरी कंट्री में हो रहा है, तो ऐसी सारी सिचुएशन के लिए हमारे देश के बंदे को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फॉरेन करेंसी की। तो इस सिचुएशन पे हम लोग फॉरेन करेंसी की क्या करेंगे बेटा, डिमांड। और ये जो डिमांड करेगा वो हमारी कंट्री का कौन होगा बच्चों, रेजिडेंट। एक बात आप सभी दिमाग में सेट कर लीजिए, रेट के बीच में और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है बच्चों, इनवर्स होता है। सर इनवर्स का मतलब ये है, अगर कभी फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ेगा तो मार्केट में इसकी डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। मतलब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिए, अगर कभी रेट इंक्रीज होगा तो आपकी जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो कम होगी, और रेट कम होगा तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा। इस बात को समझाने के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं बच्चों। सपोज दैट ये मेरा रेट था, ये मेरी क्वांटिटी थी जितनी मैं डिमांड कर रहा हूं, जैसी फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ गया, डॉलर महंगा हो गया,
तो मैं उसकी जो डिमांड है वो कम करूंगा, और जैसे ही डॉलर सस्ता हो जाएगा तो उसकी डिमांड क्या करूंगा बेटा, ज्यादा, जिसकी वजह से जो फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व होगा वो हमेशा कैसे स्लोप का बनेगा बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो मेरे हिसाब से डिमांड का रीजन समझ आ गया। फॉरेन करेंसी की डिमांड कौन करता है, हमारी कंट्री का कौन करेगा बेटा, रेजिडेंट। किस पर्पस से करता है, चाहे उसे गुड्स खरीदनी हो, चाहे स्पेकुलेशन करना हो, चाहे किसी की पेमेंट करनी हो, यूनिलेटरल करना हो, इन सारी चीजों के लिए वो विदेशी पैसे की डिमांड करेगा। और रेट और डिमांड में जो रिलेशन होता है वो हमेशा याद रखना कैसा होता है बच्चों, इनवर्स होता है। सर डिमांड साइड तो आपने बता दिया, सप्लाई साइड का क्या है बेटा। देखिए बेटा दूसरा टॉपिक किस चीज का है, दूसरा टॉपिक है सप्लाई का। सर फॉरेन करेंसी की सप्लाई कब करेंगे, उल्टा कर दो। अभी तक कौन कर रहा था डिमांड, इंडियन कर रहा था, हमारे देश का बंदा विदेशी की पैसे की कर रहा था। अब कोई विदेशी बंदा फॉरेनर अगर कहां पर आएगा, इंडिया में, तो हम अपने पैसे की क्या करेंगे, सप्लाई। मतलब बेटा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जब भी पॉसिबल है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जब ही पॉसिबल है जब बेटा कोई फॉरेनर, जब कोई विदेशी हमारे देश के अंदर आएगा। किस लिए आएगा, सेम रीजन है बेटा, यहां पर क्या परचेज करना चाह रहा है वो, गुड्स। यहां पर बेटा किसी की क्या करना चाह रहा है वो, पेमेंट। यहां पर टूर करने के लिए आया है, या फिर बेटा किसी को गिफ्ट वगैरह, यूनिलिटरल डोनेशन वगैरह देने आया है, यूनिलिटरल ट्रांसफर। या फिर यहां पर क्या करना चाहता है वो, स्पेकुलेशन। तो इन सारी एक्टिविटीज के लिए हम अपने पैसे की क्या करेंगे बच्चों, सप्लाई। और एक चीज और दिमाग में रखो, रेट में और सप्लाई में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा बेटा, इतना तो सभी को मालूम है, अगर रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो हम मार्केट में रुपए की सप्लाई क्या करेंगे, ज्यादा, क्योंकि प्रॉफिट क्या होगा बेटा उसमें, ज्यादा होगा, क्योंकि रेट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, सपोज दैट ये हमारा रेट है, ये हमारी क्वांटिटी है, जैसी रेट बढ़ेगा तो मार्केट में सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। और रेट कम हो गया तो सप्लाई क्या हो गई, भाई अगर रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे, हमें लगेगा प्रॉफिट मिल रहा है। इसकी वजह से सप्लाई कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। और डिमांड कर्व कैसा बना था, बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है, इक्विलिब्रियम, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डिसीजन होगा, दैट इज ओआर। मतलब हमारे देश में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट रोल प्ले नहीं करता, बल्कि ये मार्केट फोर्सेस, कौन कौन सी मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, जहां दोनों इंटरसेक्ट होंगे ये ओआर रेट का डिसीजन करेंगे। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ किस चीज का बेटा, फ्लेक्सिबल क्या बच्चों, एक्सचेंज क्या रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डिसीजन वही होगा जहां ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। अब बहुत सारे रीजंस आएंगे, वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये कम होगा, वो सब बाद में बताऊंगा। केवल आपको अभी एक क्वेश्चन तैयार करना है कि फ्लेक्सिबल रेट कैसे डिसाइड होता है। ऊपर हेडिंग डालो, वो मार्केट था मैडम केवल। लिखे ऊपर हेडिंग डालना, लिखे बच्चों, ऊपर हेडिंग डालो, लिखिए डिटर्मिनेशन ऑफ, हम लोग आएंगे मुद्दे पे, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज क्या बेटा, रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसमें ए पॉइंट डालकर लिखिएगा, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर किस चीज का बेटा, फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, लिखें डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, बोलू, लिखना, इट इज डिमांडेड बाय, इट इज डिमांडेड बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स, इट इज डिमांडेड बाय डोमेस्टिक क्या बच्चों, रेजिडेंट, it is demanded by domestic resident to make the payment, to make the payment for the following reasons,
टू मेक द पेमेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। पहला पॉइंट डालना, फर्स्ट पॉइंट लिखना, हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करेंगे बेटा? पहला उसी पे आएगा क्या बेटा? पहले इलीगल काम करेगा, लीगल कुछ नहीं चाहता बेटा, बड़े बदतमीज हो। पहला पॉइंट लिखो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा ये बहुत सिंपल सी कहानी है। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने भाई? अगर इंपोर्ट करोगे तो हमारे देश को क्या देना पड़ेगा? पैसा उसी कंट्री की उसी पैसे में दोगे जिस चीज से मंगाया है। लिखे इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लिखना, फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड, फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड, foreign exchange is demanded to make the payment, foreign exchange is demanded to make the payment for import of goods and services, for import of क्या बेटा? for import of क्या? goods and services। सेकंड लिखना, टूरिज्म, ऑब्वियस है बहुत सारे लोग जाते हैं। सेकंड पॉइंट है बेटा टूरिज्म। भाई फॉरेन कंट्री में जब जाओगे और वहां पर खर्चे करने पड़ेंगे तो खर्चे करने के लिए तुम्हें विदेशी करेंसी तो चाहिए ना, तो उन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। लिखें टूरिज्म के अंदर लिखना, फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल एक एक लाइन लिखवा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन कम से कम रहे। लिखना, फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड, फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन फॉरेन टूर्स, foreign exchange is needed to meet expenditure incurred in the foreign tours। तो सेकंड रीजन मैंने बता दिया, जब कोई इंडियन विदेशों में टूर या टूरिज्म के लिए जाएगा तो उसे फॉरेन करेंसी को रिक्वायर्ड होगा सो दैट वो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सके। राइट, इनकर्ड इन फॉरेन टूर्स। सर तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखना बच्चों, दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। पॉइंट नंबर थर्ड है बेटा यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंड अब्रॉड, यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंड्स क्या बेटा? अब्रॉड। अगर फॉरेन करेंसी को तुम कोई गिफ्ट वगैरह, डोनेशन, चैरिटी वगैरह दे रहे हो तो भाई साहब तो भी पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसको लिखवा देते हैं, लिखो, छोटी सी स्टेटमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड, foreign exchange is required for making unilateral transfers, for making unilateral transfers like sending gifts, making unilateral transfers like sending gifts, donation and other financial helps, gifts, donation and other financial helps to other countries, financial help, gift, donation and other financial helps to other countries। तो इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी पैसा मुझे चाहिए। राइट, पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंट्री में अगर तुम्हें क्या परचेज करनी है बेटा? एसेट्स, कोई भी बिल्डिंग लेनी है, कोई लैंड परचेज करना है तो आपको उस जगह पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, वहां की सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स खरीदना है तो भी चाहिए। लेकिन आप परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री, हाँ जी सर, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री लिखना, इट इज डिमांडेड टू मेक पेमेंट, इट इज डिमांडेड, it is demanded to make payment, it is demanded to make क्या बेटा? payment for purchases of assets, it is demanded for, sorry, to make payment for purchases of assets like land, shares, purchases of assets like land, shares, bonds in foreign country, assets like share, land, bonds in क्या बेटा? फॉरेन कंट्री। बेटा लास्ट लिखना स्पेकुलेशन। अब देखो एक बात बताओ, कई लोग जो है क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो क्रिप्टो में करने के लिए तुम्हें पहले अपने रुपये को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डॉलर में। वो हमारे देश में तो लीगली बैन है बेटा,
हम क्रिप्टो को यूटिलाइज नहीं कर सकते, बट कोई अगर बंदा चाहता है कि मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करूं, तो भाई साहब पहले आप इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करोगे। तो ऐसी स्पेकुलेशन जो देश में बैन है और तुम वो विदेश में करना चाह रहे हो, तो आपको डिमांड करते हैं। लिखना बेटा स्पेकुलेशन, SPECULATION, ATION। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइजेस, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइजेस, डिमांड फॉर क्या बेटा, फॉरेन एक्सचेंज राइजेस, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइजेस when people want, when people want to make gain, when people want to make gain from appreciation of currency, when people want to make gain from appreciation of क्या बेटा, करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। हाँ जी सर, वो भी बेटा इसी में, हाँ जी डबल पेनल्टी होती है, और टैक्स लग जाए तो अलग बात है। तो ये लाइबिलिटी छोटी नहीं, बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाती है, समझ रहे हो। अगला पॉइंट लिखना, जो एक्चुअल अमाउंट है ना उससे कई गुना बढ़ जाता है इन्हीं सारे रीजंस की वजह से। बोरो कर रहा है, उसे इंटरेस्ट भी देना है, एक्सचेंज रेट भी देना पड़ेगा, टैक्सेस भी पे करना पड़ेगा, कितना बड़ा लाइबिलिटी आ जाएगी। जितना लिया नहीं उससे ज्यादा देना पड़ जाएगा, जब भी तो ट्रैप होती है इकोनॉमी। बोरोविंग इज नॉट एन गुड सॉल्यूशन फॉर कंट्री नेशन ना, एंटायर इकोनॉमी का प्रोसेस हो जाता है डिस्टर्ब। लिखिए बच्चों, एक लास्ट लाइन लिखना, देयर इज, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट सब खत्म हो गए, जनरल लाइन है ये सारे 5 पॉइंट मैंने बता दिया, नीचे लिखना, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज inverse relationship, inverse relationship between, there is inverse relationship between किसके बीच में बेटा, demand for foreign exchange, there is inverse relationship between demand for foreign exchange and rate of foreign exchange। डिमांड और रेट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा होता है बेटा, इनवर्स होता है। और अगर इनवर्स रिलेशन होगा, अगर इनवर्स रिलेशन होगा तो इसका स्लोप कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। तो सर एक बार फटाफट से डायग्राम प्लॉट कर लें, ये डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है और ये रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। बेटा ये रेट हमारा बढ़ जाएगा तो हमारी जो क्वांटिटी है खरीदने की वो कम हो जाएगी, और रेट अगर कम होगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी। ये फटाफट से डायग्राम प्लॉट करें, ये रेट ऑफ एक्सचेंज है, वो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है, रेट ऑफ एक्सचेंज। बेटा बातचीत ना करें, फटाफट से नोट करें। बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हमेशा इनवर्स होता है, और इनवर्स होने की वजह से ही फॉरेन एक्सचेंज जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बना हुआ है बेटा। मतलब डिटर्मिनेशन के लिए पहले आपको डिमांड साइड पूरी एक्सप्लेन करनी है, फिर सप्लाई साइड करनी है, और फिर डिटर्मिनेशन बताना। 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो पूरा कंटेंट लिखोगे ना, तो ही एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है। इधर उधर की कहानी लिखकर आ जाओगे तो टीचर मार्क्स नहीं देने वाला बच्चों। इसलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सुनो, आपसे बोल क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करा करो। ये
ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ए बी वी वो डिमांड कर्व में होता है, इसमें कुछ नहीं, बट इसका स्लोप जो है डाउनवर्ड है, इनवर्स रिलेशन होने की वजह से। क्लियर हो गया? डन। अरे डिमांड साइड सबको समझ आ गया? यस सर। अबे क्या हो गया? हाँ हाँ चलो सर, आगे आगे अगला टॉपिक लिखना। डिमांड वाली साइड अगर कंप्लीट हो गया तो सेकंड साइड लिखें। सेकंड कौन सी है बेटा? हेडिंग डालो, लिखो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अभी कहाँ बेटा, अभी तो डिमांड साइड ही हुआ। क्या? ये बेटा डिमांड कर्व जो होता है, डिमांड कर्व हमारा कैसे स्लोप का बनता है? हाँ जी, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। ऊपर हेडिंग डालना सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटा डिटर्मिनेशन के लिए सेकंड साइड होती है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, लिखना बच्चों, द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, the supply of foreign exchange come from those people who received it due to the following reasons, पहला रीजन बता रहा हूं, सप्लाई हम अपने पैसे की कब करेंगे? जब बेटा क्या करेंगे हम लोग, वहां पर हमने क्या करा था, वहां पर हमने देखो फर्स्ट पॉइंट, वहां इंपोर्ट हुआ था, यहां क्या होगा? एक्सपोर्ट। केवल स्टेटमेंट लिखो, एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाकी की कहानी सिमिलर है तो वो बता नहीं रहा हूं। एक्सपोर्ट ऑफ क्या बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेटमेंट बाकी कॉमन है। सेकंड पॉइंट लिखना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बट ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? कोई फॉरेनर कर रहा है। कहां पे कर रहा है?
ये बात याद रखो, विदेशी अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे हमारे पैसे की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो हम अपने पैसे की क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखिएगा, द अमाउंट विच फॉरनर्स, द अमाउंट विच फॉरनर, the amount which foreigners invest in home country, the amount which foreigner invest in home country increase the money supply, increase the क्या बेटा, मनी सप्लाई, increase the क्या बेटा, मनी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेनर बंदा हमारे होम कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो ऑब्वियस है बेटा हम अपने पैसे की सप्लाई करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यूनिलेटरल ट्रांसफर, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट थर्ड है बेटा, हाँ, यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हमें इस बार हमने किसी को दिया नहीं है, बल्कि फॉरेन कंट्री वाले ने हम लोगों को क्या दिया है, यूनिलेटरल ट्रांसफर, गिफ्ट वगैरह दिए हैं, तो देगा तो हमारी साइड आएगा बेटा, राइट। यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट लिखना स्पेकुलेशन, बट ये सारी एक्टिविटी बेटा कोई इंडियन नहीं कर रहा है, बल्कि कौन कर रहा है, फॉरेनर। कहां कर रहा है, इसलिए हम अपने पैसे की सप्लाई की कहानी सुना रहा हूं मैं, स्पेकुलेशन। और लास्ट लिख लेना, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर था। फोर्थ पॉइंट मैंने स्पेकुलेशन कहा, फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या बोला बेटा, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमारे देश की गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ तो वापस करना चाह रहा है तो भाई साहब हम अपने पैसे की सप्लाई करेंगे। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूं, सप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है, हमें फॉरेनर की होती है, विदेशी की होती है, जो विदेशी बंदा हमारे देश में पैसे लगाए। और डिमांड वाले केस में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमारे देश के इंडियन रेजिडेंट की, जो फॉरेन में जाकर पैसे को लगा रहा है, राइट। इसलिए वो डिमांड कर रहा था, तो रिलेशन कैसा था, इनवर्स। और यहां रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्ट। तो एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखो, इसके नीचे ही एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखना, इसके नीचे बच्चों एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखें, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, there is direct relationship between, there is direct relationship between rate of interest, rate of exchange and supply of foreign currency, there is direct relationship between, क्या बोला मैंने, rate of